जो अब अपन अगला चैप्टर ले रहे हैं जिसके अपन समरी पढ़ने वाले हैं गतिमान आवेश। कौन सा पढ़ रहे हैं? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी समरी आपको एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाना, बहुत आसान समरी है। तो एक समरी में अपन का पहला पॉइंट है, अपन ने ओरस्टेड के प्रयोग पढ़े थे। क्या पढ़ा था? ओरस्टेड के प्रयोग। ओरस्टेड का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कहा था ओरस्टेड ने? देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ओरस्टेड के प्रयोग की। ओरस्टेड ने क्या बोला था कि कोई भी धारावाही चालक तार, कैसा तार? कोई भी धारावाही चालक तार, कैसा तार? धारावाही चालक तार, यानी एक चालक तार जिसमें क्या बह रही है? धारा। कोई भी धारावाही चालक तार अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र को उसने क्या नाम दिया था? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोला था? ओरस्टेड ने बोला था कोई भी धारावाही चालक तार अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सुनना, कोई आपको पूछे कि ये कोई एक क्षेत्र है, ये कोई एक क्या है? क्षेत्र। बता मेरे को इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आवेश को, एक किसी गतिमान आवेश को, इस क्षेत्र में एक आवेश को क्या करानी है? गति करानी है। क्या करानी है? गति। अगर कोई गतिमान आवेश अपनी वेग के लंबवत, जिस दिशा में वो गति कराए, अगर कोई भी गतिमान आवेश अपने वेग के लंबवत किसी बल का अनुभव करता है तो पक्का उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में, वहाँ उस एरिया में पक्का चुंबकीय क्षेत्र पक्का 100% होगा ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। क्या होना? ये आपको चुंबकीय क्षेत्र का पता करना है। कौन से क्षेत्र का? कोई मेरे को बोलेगा ये यार क्षेत्र है, मेरे को इसमें बता इसमें चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है, तो कुछ भी नहीं। अगर आपको किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का पता करना हो तो उस क्षेत्र में एक आवेशित कण को गति कराओ। क्या कराओ? आवेशित कण को गति कराओ। अगर वो आवेशित कण अपने वेग के लंबवत, किसके लंबवत? अगर वो आवेशित कण अपने वेग के लंबवत किसी बल का अनुभव कर रहा है, क्या कर रहा है? वेग के लंबवत होना चाहिए। बल का मान हमेशा किसके लंबवत होना चाहिए? वेग के लंबवत एक बल का अनुभव करता है तो पक्का उस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र मौजूद है? वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र पक्का 100% होगा ही होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो, ओरस्टेड ने अपने प्रयोगों में पाया कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको विद्युत धारा का क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव। और किसी स्थान पर, क्या? किसी स्थान पर यदि कोई गतिमान आवेश अपने वेग के लंबवत बल को अनुभव करते हैं तो उस स्थान पर कौन सा क्षेत्र उपस्थित होता है? चुंबकीय क्षेत्र 100% होता ही होता। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओरस्टेड ने क्या बोला था? धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसको ओरस्टेड ने बोला था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और अगर किसी भी स्थान पर कोई गतिमान आवेश अपने वेग के लंबवत बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को, वहाँ पर पक्का कौन सा क्षेत्र होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र के बहुत सारे मात्रक होते हैं, तीनों मात्रक इंपॉर्टेंट है। एक मात्रक होता है टेस्ला, एक होता है वेबर बटा मीटर स्क्वायर, एक होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तीनों मात्रक और इसकी विमा आपको याद होना चाहिए। अगर कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो उस पर बल हमेशा क्या लगता है? उस पर लगने वाला चुंबकीय बल। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, अगर कोई भी आवेशित कण, अगर कोई भी गतिमान आवेश हैं चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर एक बल लगता है F बराबर Q इंटू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी। एफ की दिशा हमेशा V के भी लंबवत होता है। ये चुंबकीय बल हमेशा किसके लंबवत होता है? वेग के भी लंबवत होता है। और चुंबकीय बल हमेशा किसके लंबवत होता है? चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या होता है? लंबवत। अगर आवेश पॉजिटिव है, अगर आवेश कैसा है? पॉजिटिव, तो आप कुछ मत करो, V की तरफ अंगुलियां रखो, P की तरफ घुमाओ तो आपको अंगूठा किसकी दिशा देता है? F की दिशा देता है। और अगर आपका Q आवेश नेगेटिव है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा ध्यान रखना इस टाइम अंगुलियां रखनी है, वी की पर ही अंगुलियां रखनी है, बी की तरफ घुमानी है, तो जो दिशा आएगी उसकी दिशा को उल्टी कर देनी है। या फिर आप कुछ मत करो, अगर आवेश नेगेटिव है तो आप किसकी तरफ अंगुलियां रखो? बी की तरफ अंगुलियां रखो और वी की तरफ घुमाओ, तो किसकी दिशा मिलेगी? बल की दिशा मिलेगी। और अगर आपका आवेश पॉजिटिव है, आवेश क्या है? पॉजिटिव, तो अंगुलियां कहाँ रखनी है? वी पे। घुमानी किसकी तरफ है? बी की तरफ। अपने कौन से हैंड की? राइट हैंड की। तो अंगूठा किसकी दिशा देता है? चुंबकीय बल की दिशा देता है। अगर आवेश नेगेटिव है तो अंगुलियां
किस पे रखनी है, राइट हैंड की अंगुलियां बी की साइड रखनी है। किसकी साइड रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसकी दिशा रखनी है, अंगुलियां रखनी है। और किसकी तरफ घुमानी है, वेग की तरफ घुमानी है, आवेशित कण के वेग की तरफ घुमानी है। तो अंगूठा किसकी दिशा बता देगा, अंगूठा आपको चुंबकीय बल की दिशा बता देगा। इतना पता होना चाहिए। एफ वेग के भी लंबवत होता है, एफ बी के भी लंबवत होता है। और एफ अगर वेग के लंबवत हैं, अगर कोई भी बल वेग के लंबवत होता तो बल क्या, विस्थापन के भी क्या हो जाएगा, लंबवत। विस्थापन के भी क्या हो जाएगा, लंबवत। बल और विस्थापन लंबवत हैं तो याद रखना, बल और विस्थापन लंबवत हो तो कार्य का मान हमेशा कितना होता है, 0। यानी चुंबकीय बल कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। चुंबकीय बल द्वारा क्या कार्य हमेशा कितना होता है, 0। चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। एफ और वी हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत। एफ हमेशा वी के भी लंबवत होता है, बी के भी क्या होते हैं, लंबवत। क्यू अगर पॉजिटिव हो तो अपने राइट हैंड का अंगुलियां किसकी तरफ रखोगे, वी की तरफ। किसकी तरफ घुमाओगे, बी की तरफ। तो अंगूठा किसकी दिशा बताएगा, एफ की दिशा बताएगा। अगर क्यू आपका नेगेटिव है तो अंगुलियां किसकी तरफ रखोगे, बी की तरफ। घुमाओगे किसकी तरफ, वी की तरफ। तो अंगूठा किसकी दिशा देगा, एफ की दिशा देगा। और बल अगर वेग के लंबवत हैं तो बल विस्थापन के भी क्या होगा, लंबवत। बल और विस्थापन लंबवत है तो क्या बताओ, चुंबकीय बल द्वारा क्या कार्य हमेशा कितना होता है, 0। कितना होता है, कार्य 0। अगर इस फॉर्मूले को लिखूंगा, इसका परिमाण लिखूंगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। अगर कोई आवेशित कण गतिमान है लेकिन या तो थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री, या थीटा का मान कितना डिग्री है, 180 डिग्री। पहली चीज़ मेरे को बताओ, थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। किसके बीच का कोण है, आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। देखो सुनना अच्छे से, अगर देखो अच्छे से एक बार सुनना, देखो अच्छे से सुनो। ये मान लो अपना इस दिशा में अपना चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, इस दिशा में है। ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है। और मान लो कोई ये मतलब ये आपका तीर किसकी दिशा बताता है, बी की दिशा। और अगर कोई एक आवेशित कण है क्यू, आवेशित कण क्या है, क्यू, इसी दिशा में गतिशील है वी वेग से। कितने वेग से, वी। इसका मतलब थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0। और इस टाइम आवेशित कण पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0। और आवेशित कण का पथ कैसा होगा, आवेशित कण का पथ होगा सरल रेखीय। क्या होगा, सरल रेखीय। और यदि कोई आवेशित कण बी के विपरीत दिशा में गतिमान है, कैसे गतिमान है, बी के विपरीत दिशा में कोई आवेशित कण मान लो वी वेग से गतिमान है, तो इस टाइम थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, विपरीत दिशा में है तो थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री होगा तो भी बल का मान कितना हो जाएगा, 0। और तो भी पथ कैसा होगा, सरल रेखीय। कैसा पथ होगा, सरल रेखीय। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है लेकिन उसका विद्युत क्षेत्र की दिशा या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। और उसका पथ कैसा होगा, सरल रेखीय पथ होगा। पथ कैसा होगा, सरल रेखीय। इतनी चीज आपको आनी चाहिए। ये अपना हो गया बल के बारे में। अगला आपको पता है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जबकि गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और आपको पता है बायो सावर्ट के नियम के अनुसार अपन किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो फॉर्मूला कितना आता है, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस सदिश आर अपॉन कितना आ जाता है, आर क्यूब। याद रखना यहाँ ऊपर अगर सदिश आर रखोगे तो नीचे कितना आएगा, आर क्यूब। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर सदिश रूप में कभी कभी आपको मैंने ऐसे लिखा तो घबराना मत है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डी एल क्रॉस आर कैप। आर कैप लगाओगे तो नीचे कितना आएगा, स्क्वायर। यहाँ पर आर कैप आएगा तो नीचे क्या आएगा, स्क्वायर। यहाँ आर क्यूब, आर वेक्टर आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, आर क्यूब। घबराने की बात नहीं है, वही तरीका है। म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। कैप लगाओगे तो स्क्वायर आएगा, सदिश लगाओ तो क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा।
ये एनसीईआरटी में तीसरा पॉइंट है नहीं, तो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, म्यू नोट आई अपॉन 2πd। धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, धारावाही कुंडली के कारण तो केंद्र पे कितना होता है पता होना चाहिए, म्यू नोट एन आई अपॉन 2r। अक्ष पे कितना होता है, म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और याद रखना कोई भी धारावाही लूप, धारावाही कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं, एक, और देखो कोई भी है ना धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, आपको इसके लिए आपको डायग्राम भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, डायग्राम। देखो मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। आपको एक धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका आपको डायग्राम भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, आपको डायग्राम भी पूछा जा सकता है। एक बार देखता हूँ डायग्राम यहाँ पर हो तो क्या पूछा जा सकता है, बताओ मेरे को। डायग्राम आपको पूछा जा सकता है, इसका आप क्या बनाओ, डायग्राम बनाओ। नहीं, यहाँ अपन को बनाना पड़ेगा। देखो ये मान लो एक धारावाही, सॉरी क्या हो रहा है, ये क्या है, एक अपनी धारावाही कुंडली है। क्या है, अपनी एक धारावाही कुंडली। ये क्या होगी, अपनी एक धारावाही कुंडली। ये इसकी क्या होगी, मान लो अक्ष। ये क्या होगी, अक्ष। आपको दिशा तो निकालनी आती है, अंगुलियां धारा की दिशा में घुमाओगे तो अंगूठा किसकी दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे उत्पन्न होगा, यहाँ से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलेगा और यहाँ पर वापस आके क्या होगा, एंटर। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकलेगा, बाहर, और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, एंटर होगा। क्या होगा, एंटर। और ऐसे यहाँ से निकलेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, एंटर। और यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, एंटर। ये ऐसे ऐसे काम करता है। अगर इस कुंडली में फेरों की संख्या n है और इस कुंडली में कितनी धारा बह रही है, I, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, a, जिसको कितना होता है πr²। तो इस कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करती और उसका द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, NIA। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होते हैं, सदिश राशि होती हैं जिसकी दिशा हमेशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होती है। किसकी दिशा में होती हैं, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में, कुंडली के तल के लंबवत दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। कौन से नियम के हाथ से निकालते हैं, दाएं हाथ के नियम से। अंगुलियां किस ओर घुमानी है, धारा की दिशा में। तो अंगूठा जो तल के लंबवत अंगूठा आएगा वो किसकी दिशा बताएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को बताएगा। इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए, अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। हेमहोल्ट्ज कुंडली आपके कोर्स में नहीं है। अगला ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करे, आपको पता है अगर कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करे तो कण का पथ क्या होगा, वर्ताकार। कण पर कितना बल लगेगा, QVB। पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, MV/QB। और कण का परिक्रमण काल कितना हो जाएगा, इन आवर्त काल 2πm/QB। और आवृत्ति कितनी हो जाएगी, QB। आवर्तकाल के उल्टे को क्या बोला जाता है, रेखीय आवृत्ति। एफ कितना हो जाएगा, QB/2π कितना हो जाएगा, m। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगली चीज़, ये जो आवृत्ति होती है इसको बोला जाता है साइक्लोट्रॉन आवृत्ति बोला जाता है। और याद रखना इस आवृत्ति का मान, आवृत्ति में कहीं भी आपको वेग नहीं दिखेगा और त्रिज्या नहीं दिखेगी। तो याद रखना जब कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है और वर्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी आवृत्ति मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ना तो उसकी चाल पे निर्भर करता है और ना उसकी त्रिज्या पे निर्भर करता है। और ये अपना साइक्लोट्रॉन अपने कोर्स में है नहीं। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी L लंबाई का धारावाही चालक है और उसमें कितनी धारा बह रही है, I धारा, तो उस पर कितना बल लगता है, F=IL×B। और उसका परिमाण कितना हो जाएगा, ILB sin थीटा। थीटा क्या होता है, L और B के बीच का कोण। और ये पूछेगा चुंबकीय बल का मान अधिकतम कब हो जाएगा, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। जब चालक क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। और उस पर अधिकतम बल कितना लग सकता है, अधिकतम बल लग जाएगा I×L×B। यहाँ पर एक सवाल बनेगा कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का मान अधिकतम कब लगता है, जब थीटा कितना डिग्री हो, 90, यानी वो चालक चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो, लंबवत हो, तब क्या लगता है, अधिकतम बल। अगला, दो समांतर
चालक एक, अगर मान लो धारा एक दिशा में बह रही है, क्या बह रही है, अगर धारा समान दिशा में बह रही है और दो समांतर चालक हैं तब तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है, और धारा विपरीत दिशा में बहती है तो क्या लगता है, प्रतिकर्षण। और प्रति एकांक लंबाई पर बल का मान कितना होता है, म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी न्यूटन पर मीटर। और यहाँ से अपन मानक एम्पेयर की परिभाषा बनाते थे, इंपॉर्टेंट याद करो कि 1 एम्पेयर विद्युत धारा का वह मान है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सीधे व समांतर चालकों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक चालक की इकाई लंबाई पर कितना बल उत्पन्न कर दे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बल आरोपित करें। अगला चीज अपन ने पढ़ा था धारावाही लूप, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल तो कितना लगता है, शून्य। बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है, आप कहोगे सर बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टो बराबर m क्रॉस बी, m क्रॉस बी। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, mb साइन थीटा। और m का मान किसके बराबर होता है, m का मान होता है NIA के बराबर। किसके बराबर होता है, NIA। और m की दिशा हमेशा किसकी दिशा में होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होती है। किसकी दिशा में होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा में। अपन कौन से हैंड से निकालते हैं, राइट हैंड से निकालते हैं। तो देखो बल आघूर्ण का परिमाण कितना हो जाएगा, MB साइन थीटा या NIAB साइन थीटा। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज, धारामापी किसका समसूचन करता है, धारा का। और धारामापी का सिद्धांत क्या होता है, I समानुपाती फाई, या I बराबर K फाई, I बराबर K फाई। और K का मान कितना होता है, C/NAB। ये सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट। I को क्या बोलते हैं, धारा, प्रवाहित धारा। K को क्या बोला जाता है, धारामापी का परिवर्तन गुणांक। इसका मान किसके बराबर होता है, C/NAB। N क्या है, फेरों की संख्या। A होता है कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। B होता है चुंबकीय क्षेत्र। और C होता है जो अपन का निलंबन तार है उसका प्रति एकांक ऐंठन के लिए बल आघूर्ण। क्या होता है, प्रति एकांक या ऐंठन नियतांक बोलते हैं। कौन सा नियतांक बोलते हैं, ऐंठन नियतांक। धारा सुग्राहिता कितने होती है, φ/I, φ/I। धारा का वह मान जो कितना एकांक विक्षेप उत्पन्न कर दे उसको क्या बोलते हैं, धारा सुग्राहिता। इसका फॉर्मूला कितना होता है, NAB/C या 1/K। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दक्षतांक कितना होता है, धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, दक्षतांक। या क्या बोलेंगे, एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा क्या कहलाती है, दक्षतांक। दक्षतांक धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के तरीके आपको पता होना चाहिए। N को बढ़ा के धारा सुग्राहिता बढ़ा सकता हूँ, एरिया को बढ़ा के बढ़ा सकता हूँ, B को बढ़ा के बढ़ा सकता हूँ, C को घटा के बढ़ा सकता हूँ। और ये वोल्टेज सुग्राहिता, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी धारामापी को अगर अमीटर में बदलना हो तो उसके कौन से क्रम में, समांतर क्रम में एक छोटा अलग प्रतिरोध लगाते हैं। और उस अलग प्रतिरोध का मान कितना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उस अलग प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है Ig × G/I - Ig। अगर किसी भी आपको धारामापी को वोल्टमीटर में बदलता है उसकी श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। और उच्च प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, RH बराबर V/Ig - G के बराबर होना चाहिए। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य। और ये किसका नियम, एम्पेयर का परिपत्य नियम आपको आना चाहिए। और बेलनाकार चालक है तो ये अपन ने निकाला था, प्रूव किया था, पूरा पूरा आपको आता है। बाहर कितनी होती है, μ0I/2πr। और पृष्ठ पर कितनी होती है, μ0I/2πr। और अंदर कितनी होती है, μ02πI/r इंटू r बटा कितनी हो जाती है, r। अंदर क्या होती है, r के समानुपाती। और बाहर क्या होती है, r के व्युत्क्रमानुपाती। किसी आदर्श प्रणाली के अंदर कैसा क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आदर्श प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0। और अंदर कितना होता है, μ0NI। ये इंपॉर्टेंट रखना, μ0NI, बस ये आपको याद रखना। आदर्श प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0NI। और n क्या होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और आपके टोराइड आपके कोर्स में है नहीं। और याद रखना, आदर्श प्रणालिका एक ऐसी प्रणालिका, अनंत लंबाई की प्रणालिका को आदर्श प्रणालिका कहते हैं। इसकी लंबाई इसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र असमान होता है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। और अक्ष के क्या होता है, अनुदिश होता है। और इसके अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होता है, μ0NI। और अगर अंदर का माध्यम हवा नहीं हो तो क्या हो जाएगा, सिंपल μNI। कितना फॉर्मूला हो जाएगा, μNI। इतना आप एक बार पढ़ लो, इतना आपके लिए काफ़ी।